स्टैटिक फोर्स चार्जेस के बीच में है, लेकिन आपको फील कहाँ होती है, बीच में कोई आपको स्पेस देखने को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज नीट फिजिक्स रिवीजन सीरीज में। आज का हमारा चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। वन शॉट में इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं और यहाँ पर हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से रिवाइज करेंगे। इट मींस हम एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं करेंगे कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। यहाँ पर हम उन की पॉइंट्स या हाइलाइट्स के बारे में या उन फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके माइंड में रहने चाहिए बिफोर द एग्जामिनेशन। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इनर्शिया के बारे में। अब देखो ये थियोरेटिकल टाइप का आपका टॉपिक है, तो थियोरेटिकल में देखो आप यहाँ पे क्या क्या याद रख सकते हो कि इनर्शिया किस टाइप की प्रॉपर्टी है और साथ ही साथ यहाँ पे इनर्शिया के कितने टाइप है। तो यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप सभी हाईलाइट जो भी आपको टर्म्स यहाँ पे दिख रही हैं आपने उतना ही याद रखना है। इनर्शिया बेसिकली एक प्रॉपर्टी है किसकी, ऑब्जेक्टिव बाय वर्च्यू विच इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट। या तो अपनी जो स्टेट की पोजीशन है या यूनिफॉर्म मोशन में है अगर कोई बॉडी, तो वो उसी में ही रहने की कोशिश करती है अनलेस उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेटर द मास, अगर ये आपकी इनर्शिया टर्म है ये मास के साथ रिलेट करती है कि जितना ज्यादा बॉडी के पास मास होगा उतना ही ज्यादा उसमें इनर्शिया होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई हल्का पर्सन है और एक हैवी पर्सन है तो हैवी पर्सन को हिलाना जो है वो क्या है, ज्यादा मुश्किल होता है एज कंपेरिजन टू द जो कि हल्का पर्सन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हैवी पर्सन है उसके पास इनर्शिया ज्यादा है कि वो अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इनर्शिया के टाइप है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब बॉडी जो है अपनी रेस्ट पोजीशन को नहीं छोड़ती है आसानी से। इनर्शिया ऑफ मोशन की मोशन को भी नहीं छोड़ेगी। उसके बाद इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की अपनी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन ऑफ मोशन में वो जा रही है, मूव कर रही है, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, तो उसको भी जो है वो चेंज नहीं करती है। तो ये था आपका इनर्शिया। उसके बाद हम बात करते हैं बेसिक से। एक फोर्स आपको देखने को मिलती है। फोर्स जो है वो क्या है, एक पुश और पुल है जिसकी वजह से या तो हम किसी भी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट या उसकी स्टेट ऑफ मोशन को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। हम उसका बॉडी का शेप एंड साइज भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब यहाँ पर आपको डायमेंशन फॉर्मूला भी दिया गया है। फोर्सेस जो है वो दो टाइप से हम इनको कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट है कॉन्टैक्ट फोर्सेस, मतलब दो सरफेसेस के बीच में, मतलब कोई भी आपकी दो सरफेसेस हैं उनके बीच में हमें कोई ना कोई कांटेक्ट देखने को मिलता है। तो कांटेक्ट फ्रिक्शनल फोर्स जो है, ऑब्वियसली बात है कि आपके पास क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट है और आपने इसको यहाँ पे रखा, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आपको कोई ना कोई कांटेक्ट देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स जो है वहां पे अराइज होती है। टेंशनल फोर्स भी क्या है, एक तरीके की कांटेक्ट है क्योंकि कांटेक्ट वहां पे एक्चुअल में बन रहा होता है। स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ये सारे के सारे एग्जांपल है कांटेक्ट फोर्सेस के। तो इस तरीके के एग्जांपल जो है, एक तरीके आपको मैच द कॉलम या उसमें भी आपको पूछे जा सकते हैं। एक तरफ आपको फोर्सेस दी होंगी और यहाँ पे दूसरी तरफ आपको फोर्सेस के टाइप दिए होंगे, तो आपको मैच द कॉलम करके इस तरीके से भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है अगर सिंपल लेवल की अगर बात करें तो। उसके बाद है डिस्टेंस फोर्सेस। डिस्टेंस फोर्सेस का मतलब क्या है, जो फील्ड फोर्सेस हैं जिनके बीच में कोई ना कोई फील्ड लगती है, जिससे कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, जो कि एक पर्टिकुलर फील्ड, मतलब एक्चुअल में वो जो आपको फोर्स दिखाई पड़ती है जैसे आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है चार्जेस के बीच में है, लेकिन आपको फील कहाँ होती है, बीच में कोई आपको स्पेस देखने को मिलता है जिसकी वजह से, मतलब कोई फील्ड वहां पे जनरेट होती है जिसकी वजह से आपको क्या पता लगता है कि हाँ ये जो स्पेस है या ये जो फील्ड है इसमें आपको क्या एक्सपीरियंस देखने को मिलता है कि वहां पे कोई ना कोई फोर्स जो है वो आपकी एग्जिस्ट करती है। तो ये सारी की सारी क्या है, डिस्टेंस फोर्सेस हैं। इनको डिस्टेंस फोर्सेस भी कहते हैं, फील्ड फोर्सेस भी कहते हैं। तो आपने ये नेम के साथ जो है कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। कुछ डिस्टेंस तक हम क्या कर सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं। उसके बाद है इंपल्सिव फोर्सेस। इंपल्सिव फोर्सेस क्या है, अब यहाँ पे ये फोर्स लिखा गया है, ये फोर्स किस नेचर की होती है बेटा, लार्ज। अगर लार्ज टाइप की फोर्स जो है कम शॉर्ट इंटरवल के लिए हम लगाते हैं कि अगर किसी ने क्या किया, किसी को किक किया, ठीक है, किक करने का टाइम जो है वो क्या है, बहुत शॉर्ट इंटरवल टाइम है, लेकिन किक करने से जो फोर्स प्रोड्यूस्ड होती है वो काफी ज्यादा लार्ज होती है। तो इस टाइप की फोर्स को हम क्या बोल देते हैं, हम इसको बोल देते हैं इंपल्सिव फोर्स, ठीक है। अब इंपल्सिव फोर्स के बाद जो है एक टर्म निकल कर आती है, दैट इज योर लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, जितना भी एक बॉडी जो है अपने अंदर अमाउंट ऑफ मोशन जो है होल्ड करके रखती है उसी टर्म को हम क्या बोल देते हैं, लीनियर मोमेंटम बोल देते हैं। अब लीनियर मोमेंटम का ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। एंड हमेशा ये बात याद रखना कि हमेशा जो आपके पास लीनियर मोमेंटम होता है वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में रहेगी, जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी रहेगी। उसके बाद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर कोई भी फोर्सेस जो है, अगर नंबर ऑफ फोर्सेस जो है
वो क्या हो जाती हैं, जीरो हो जाते हैं। तो आपका टोटल लीनियर मोमेंटम जो है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लीनियर जो मोमेंटम है वो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर, लेकिन जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो इंडिपेंडेंट होता है किसके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के, क्योंकि ये यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका कंजर्व हो जाता है, कांस्टेंट रह जाता है। तो न्यूटन्स लॉ, जितने भी हमने मोशन के बारे में बात की, न्यूटन्स लॉ मोशन जो है वो किस फ्रेम में क्या होते हैं, वैलिड होते हैं, हम बात करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ठीक है, उसके बाद है इम्पल्स। तो इम्पल्स हम अभी पहले ही पढ़ चुके हैं कि लार्ज अमाउंट, और ये जो फोर्स जो है वो लार्ज टाइप की होती है, मतलब हैवी क्वांटिटी की। उसके बाद ये जो टाइम है ये किस टाइप का होता है, शॉर्ट टाइम। ठीक है, तो इम्पल्स जो है वो डायरेक्टली लिंक करता है आपकी चेंज इन मोमेंटम, जिसको हम P2 - P1 बहुत सिंपल टर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम क्या देख सकते हैं कि अगर टोटल मोमेंटम ऑफ फोर्स का इस तरीके से है, तो मतलब आपके पास जो फोर्स आपने टोटल इंपल्स कैसे निकालोगे, फॉर अ फोर्स अप्लाइड ड्यूरिंग टाइम, अगर टाइम T1 से 2, तो जो FT ग्राफ, FT जो आपके पास क्या रहेगा, ये सिर्फ फोर्स है, सिर्फ टाइम है, जो भी आपको यहाँ पे एरिया देखने को मिलेगा वो क्या रहेगा, वहां पे आप उस तरीके से क्या कर सकते हो, इंपल्स वहां से निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद है आपके न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ जो है बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, यहाँ पे मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं क्योंकि 9th लेवल का है। इसके बाद न्यूटन सेकंड ऑफ लॉ ऑफ मोशन भी मुझे यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे, ऑफ कोर्स जब हम रॉकेट प्रोपल्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो क्या होता है, यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो लगता है। अब अगर हमने यहाँ पे थर्स्ट निकालना हो ऑफ द रॉकेट एट एनी इंस्टेंट, थर्स्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, फोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स निकालने के लिए जब हम रॉकेट प्रोपल्शन की बात करते हैं तो फॉर्मूला आपका ये रहता है -u dm बाय, मतलब मास जो है उस फ्यूल का क्या हो रहा है, रॉकेट के अंदर जो रखा हुआ वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो खत्म होता जाता है। एंड वेलोसिटी जो है, मतलब आपका रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, एंड फ्यूल जो है नीचे की तरफ जाता है, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव साइन के साथ आती है। अब ये जो u है ये बेसिकली क्या है, जो बर्न्ड गैसेस हैं, जो आपके पास जो फ्यूल है जो बर्न्ड हो रहा है, ठीक है, उसकी एग्जॉस्ट स्पीड है ये, ठीक है, बर्न्ड गैसेस की। और dm/dt क्या है कि जिस रेट के साथ जो है आपका फ्यूल जो है वो क्या हो रहा है, आपका कंबशन में जा रहा है। उसके बाद अगर वेलोसिटी निकालनी हो आपने रॉकेट की, कि रॉकेट जो है ऊपर की तरफ किस वेलोसिटी के साथ जा रही है, तो u जो है वो क्या है, आपकी एग्जॉस्ट स्पीड है बर्न्ड गैसेस की। अगर हम वेलोसिटी के बारे में बात करें किसकी, पर्टिकुलर रॉकेट की, तो वो फॉर्मूला जो है आपकी v विच इज इक्विवेलेंट टू b नॉट, जो कि इनिशियल वेलोसिटी रहेगी रॉकेट की, कि कितनी वेलोसिटी के साथ पहले वो गया, u जो क्या है आपके पास एग्जॉस्ट स्पीड है बर्न गैसेस की, एंड लॉगरिथमिक ले लो किसका, जो भी आपका इनिशियल मास उस टाइम पे प्रेजेंट था, ठीक है, और उसके बाद प्रेजेंट मास के बाद में जो आपकी गैसेस जो है वो बर्न होगी उसके बाद वो कितना मास रहा, तो इनका लॉगरिथम ले लो और आपके पास जो है वेलोसिटी जो है रॉकेट की निकल कर इस तरीके से आ जाती है। उसके बाद जो है यहाँ पे हम ये पढ़ चुके हैं। अब देखो यहाँ पर अगर हम क्या करें कि इफ इफेक्टी इज टेक, इफ ग्रेविटी जो है अगर हम अकाउंट में लेते हैं, अगर जी जो है हम मान के चलते हैं कि हमने ये भी ली, तो ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ पे हम ग्रेविटी को कंसीडर बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। अगर ग्रेविटी को भी कंसीडर करना है तो ऑब्वियस सी बात है, आपका जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और आपकी ग्रेविटी जो है वो जो फोर्स है वो दूसरी डायरेक्शन में लगती है, इसीलिए ये जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, -gt। आपने इस तरीके से यहाँ पे लगा देना है, तो आपके पास जो है आप क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट जो है किसी भी इंस्टेंट के ऊपर आप निकाल सकते हो। तो इस अगर फॉर्मूले को अगर आप देखोगे तो ये फॉर्मूला जो है वो आपको किस तरीके से रिलेट होता हुआ दिखाई पड़ेगा, दैट इज v माइनस u माइनस ut, जिसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। अगर वेक्टर सम जो है कितनी भी फोर्सेस का किसी भी बॉडी के ऊपर जीरो आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो बॉडी जो है वो किस में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। अब यहाँ पे लैमिस थ्योरम की भी बात हुई है कि लैमिस थ्योरम में आपकी 3 फोर्सेस जो हैं पर्टिकुलरली एक्ट कर रही, मैंने बोला ये आपकी फर्स्ट फोर्स है, ये सेकंड फोर्स, ये F1 है, ये F2 है, और यहाँ पे ये F3 है। दोनों के बीच में एंगल ये अल्फा हो सकता है, यहाँ पे बीटा हो सकता है, यहाँ पे गामा हो सकता है। ठीक है, तो ये फोर्सेज जो है जब एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर लगती हैं तो ये तीनों की तीनों फोर्सेस क्या हैं, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक फोर्स यानी F1 फोर्स या F2 फोर्स या F3 फोर्स जो है वो क्या रहेगी, दूसरी जो फोर्सेस हैं उनके बीच में जो भी एंगल बन रहा है, जैसे F1 की मैं बात करूं तो F2 और F3 के बीच में एंगल बेटा क्या है, यहाँ पे बीटा है, तो बीटा के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं F2 की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे किसके कौन सा बनेगा, F1 F3 के गामा बन रहा है। ठीक है, F3 जो है किसके
F3 जो फोर्स है, कौन सी फोर्स बची, F2 F3 कितना आपका एंगल बन रहा है, दैट इज अल्फा। इस तरीके से हम लेमिस थ्योरम को क्या करते हैं, आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि F1 फोर्स बेटा इस तरीके से है, ठीक है, F2 यहाँ पे है, F3 ये है, तो आपके पास एंगल देख लो, अगर हमें F1 फोर्स चाहिए ना, तो F1 फोर्स ये है, F2 एंड F3 के बीच में जो एंगल है, F2 एंड F3 के बीच में कितना है बेटा, अल्फा। उसी तरीके से F2 जो फोर्स है, F2 फोर्स है, तो दूसरी दो फोर्सेस कौन सी बची, ये बची, तो इन दोनों के बीच में एंगल बेटा कितना है, बीटा। तीसरी फोर्स क्या है, F3, दूसरी दोनों फोर्सेस क्या बची, ये, और इनके बीच में जो आपके पास एंगल देखने को मिल रहा है, दैट इज योर गामा। इस तरीके से हम लेमिस थ्योरम को क्या करते हैं, यूज करते हैं अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। अब हम जब लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास कॉमन फोर्सेस की हम बात करते हैं कि मैकेनिक्स में हम किन किन फोर्सेस के साथ डील करते हैं। सबसे पहली फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसका क्या लगता है, वेट लगता है, ठीक है, वेट भी क्या है, एक टाइप की फोर्स है। उसके बाद नॉर्मल डायरेक्शन, जिसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसका टेंशन जो है, थर्ड टाइप की फोर्स जो है टेंशन जो है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो कि टेंशन जो है एक टाइप की फोर्स है जो कि हमेशा बॉडी को क्या करती है, पुल करती है, जिसको हम एक्टिव फोर्स नहीं बोलते हैं, बल्कि क्या बोलते हैं, रिएक्टिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये टेंशन और आपके पास वेट और आपके पास नॉर्मल डायरेक्शन, ये तीन फोर्सेस जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एपरेंट वेट जो है इन लिफ्ट का, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट केसेस दिए गए हैं कि अगर लिफ्ट जो है या तो स्टेट ऑफ रेस्ट में है या मूव कर रही है किसी कांस्टेंट स्पीड के साथ। मान लिया ये फर्स्ट कंडीशन है और ये दूसरी कंडीशन आपके पास ये है, तो आपके पास देखो यहाँ पे लिफ्ट ऊपर है, तो नॉर्मल डायरेक्शन तो बेटा ऊपर की तरफ जाएगा, वेट जो है हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ पर आपके पास जो है, आपके पास किस तरीके से निकल कर आएगा, ये आपकी जो लिफ्ट है वो क्या करेगी, तो यहाँ पर हमें जो एपरेंट वेट देखने को मिलेगा, तो वो कितना देखने को मिलेगा, हम यहाँ पे एपरेंट वेट को ही यहाँ पे कंसीडर करके चलेंगे। अब जब ऐसी कंडीशन आ जाती है जहां पर आपके पास जो है वेलोसिटी जीरो है या कांस्टेंट है, तो आप सभी जानते हैं ना कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है, dv/dt रहता है, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट है तो ये बेटा जीरो हो जाएगी। इट मींस किसी भी तरीके से हमें ये क्या देखने को मिलेगा कि ये लिफ्ट जो है वो क्या नहीं कर रही है, मूव नहीं कर रही है, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, जीरो देखने को मिल रहा है। तो जब एक्सेलरेशन ही हमें जीरो देखने को मिल रहा है, तो आप इन दोनों फोर्सेस को क्या ले लो, कंसीडर कर लो, कितना हो जाएगा, r माइनस एम जी, विच इज इक्विवेलेंट टू क्या, कितना रहता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन आपके पास क्या है, यहाँ से जीरो आया क्योंकि हमने अभी यहाँ पे देखा, तो r किसके इक्वल बन जाएगा, विच इज इक्विवेलेंट टू एम जी, ठीक है। दूसरी तरफ लेके जाओगे, ये क्वांटिटी तो बेटा सारी की सारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इट मीन्स जो वेट जो है किसका है, इस पर्सन का है, वही हमें क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे कि एपरेंट वेट हमें उतना ही यहाँ पे शो होगा। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन क्या है कि एपरेंट वेट जो है, इस कंडीशन में क्या रहेगा कि अगर लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ जो है विद द एक्सेलरेशन ए के साथ ऊपर की तरफ जा रही है, तो एपरेंट वेट हमें क्या देखने को मिलेगा, दैट इज आर, ऊपर की तरफ जा रही है, तो बेटा ये क्या रहेगा आपके पास, आर माइनस एम जी, ठीक है। इसी के से लिखोगे तो आपको देखने को मिल रहा है कि आपके पास जो रिएक्शन है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन, वो क्या देखने को मिला, थोड़ा सा ज्यादा, कि इट मींस आपको जब लिफ्ट में अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो आपको वेट थोड़ा सा क्या दिखाई पड़ता है, ज्यादा देखने को मिलता है देन योर एक्चुअल वेट। उसके बाद थर्ड केस क्या है कि अगर नीचे की तरफ आपकी लिफ्ट जा रही है तो आपको अपना वेट क्या देखने को मिलेगा, एक्चुअल वेट से थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। फोर्थ कंडीशन ये है कि अगर लिफ्ट जो है फ्रीली फॉल कर रही है अंडर द ग्रेविटी, ठीक है। जब जो फ्रीली फॉल होता है तो ऑब्वियस सी बात है, आपका जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जो किसका, लिफ्ट का, अभी किस एक्सेलरेशन के साथ नीचे गिर रही है, जो एक्चुअल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दैट इज योर जी। तो ए जो है जी के इक्वल बन गया, तो आपके पास ये कितना है, जीरो। तो इट मींस यहाँ पर आपका एपरेंट बॉडी, आपका जो एपरेंट वेट है बॉडी का, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल जीरो देखने को मिलेगा। अब एक और कंडीशन है कि अगर लिफ्ट जो है वो एक्सलेट कर रही है डाउनवर्ड में, कि जिस मर्जी एक्सलेशन के साथ, ग्रेटर देन द जी, मतलब एक्सलेशन ए जो है वो ग्रेटर देन क्या हो गया, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये हो गया, ठीक है। तो इतनी स्पीड से जाएगी कि जो बॉडी है किस में, जो लिफ्ट में यहाँ पे बॉडी थी, मैंने पर, तो ये अगर ये एक्सलेशन जो है वो ग्रेटर देन एक्सलेशन, मतलब एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी से भी इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, तो ये यहाँ पे जो पर्सन है ये आपकी लिफ्ट की सीलिंग पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टिक आउट हो जाएगा, इतनी स्पीड के साथ जाएगा, ठीक है। आपने मूवीज में भी देखा होगा, हॉलीवुड मूवीज में ये जो कॉन्सेप्ट है, जब लिफ्ट बहुत तेजी से नीचे गिरती है ना, तो पर्सन जो है वो यहाँ ऊपर की तरफ जो है आपको स्टिक करता हुआ दिखाई पड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो फ्रिक्शन है वो एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं कि फ्रिक्शन जो है बेसिकली क्या है, एक तरीके की फोर्स है
जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो कि दोनों बॉडीज के बीच में जो होता है, ठीक है, जो कि अपोज करती है रिलेटिव मोशन को, तो ये टर्म क्या कहलाती है, फ्रिक्शन। अब ये पैरेलल एक्ट करती है, जो भी आपकी कांटेक्ट फोर्सेस हैं ये याद रख लेना। फ्रिक्शन फोर्सेस जो हैं वो किस वजह से प्रोड्यूस होती हैं, ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर जो इंटरेक्शन होती है किसके बीच में, बॉडीज के मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। तो उस फोर्सेस को हम क्या बोल देते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोल देते हैं। अब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्सेस, फ्रिक्शन के 3 टाइप यहाँ पे बताए गए हैं। फर्स्ट है आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन, ये एक टाइप की अपोजिंग फोर्स ही देखने को मिलती है। आपने देखा होगा ना कि अगर एक बॉडी यहाँ पे रखी है और यहाँ पे जो आपके पास क्या है, आपका टेबल है कोई भी, ठीक है, तो अगर आप फोर्स इस तरीके से लगाते हो तो इस डायरेक्शन में आपको क्या देखने को मिलता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देखने को मिलती है। तो स्टैटिक जो आपके पास फ्रिक्शन है वो क्या है, opposing force है which comes into play when a one body tends to move over the surface of the other body, ठीक है। जब एक्चुअल मोशन जो है वो हम कंसीडर नहीं कर रहे होते हैं, जब एक बॉडी जो है वो दूसरे सरफेस के ऊपर मूव करना जस्ट स्टार्ट करती है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उसको हम सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। और वो इंक्रीज होता रहता है, जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाओगे ना, तो ये भी क्या होता जाएगा, धीरे धीरे ये फोर्स जो है आपके पास जो आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन है ये भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो अपोज करता है इंपेंडिंग मोशन को, ठीक है। उसके बाद आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू, जब आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई, ठीक है, जब बॉडी क्या करना शुरू कर देती है, मोशन में आ गई, ठीक है। पहले आप लगा रहे थे आपको दिख नहीं रहा था, ठीक है, कि बॉडी मूव करेगी नहीं करेगी। मूव करना कब स्टार्ट करेगी, जब एक लिमिटिंग या मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी स्टैटिक फ्रिक्शन की, जब बॉडी जो है एक्चुअल में मूव करना शुरू कर देती है, जब आपने उसके ऊपर फोर्स लगा दी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है इससे कैसे दिए जाएंगे, अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल में बात करूं कि फ्रिक्शन जो है बेसिकली क्या होता है, म्यू आर, और आर बेटा क्या होता है, दैट इज योर mg, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है म्यू mg से कैसे देते हैं, आपने न्यूमेरिकल पर्पस के लिए आप देख लेना। उसके बाद जो है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो डिपेंड नहीं करती है किसी भी तरीके से एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेसेस, लेकिन डिपेंड करेगी उसके नेचर के ऊपर, जो कि उन कॉन्टैक्ट सरफेसेस का क्या है, नेचर है, यानी अगर वो स्मूथ है या रफ है, ठीक है, डिपेंड करती है दोनों के ऊपर। इसके बाद है आपके पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जो है आप किस तरीके से डिफाइन करते हो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन दैट इज म्यू विच इज इक्विवेलेंट टू टेन रूट ऑफ थीटा। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब ये जो एंगल है ये बनता कैसे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है रिजल्टेंट फोर्स का, ठीक है, किसका, लिमिटिंग फ्रिक्शन का एंड द नॉर्मल डायरेक्शन के बीच में, ठीक है, मेक्स द डायरेक्शन ऑफ क्या आपके पास, एंड जो कि आपके पास क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन है। एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग जो है वो भी इसी तरीके से दिया जाता है, बस यहाँ पर आपका क्या है, जो ये मिनिमम एंगल होता है इंक्लिनेशन प्लेन के ऊपर, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल, जब बॉडी जो है वो क्या करती है, जस्ट स्लाइड डाउन होना शुरू हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की। काइनेटिक फ्रिक्शन की, अब एक्चुअल में बॉडी जो है वो दूसरे सरफेस के ऊपर जो है मूव करना शुरू हो गई, काइनेटिक मतलब मूवमेंट होना शुरू हो गई है। ये भी अपोजिंग फोर्स है, ठीक है, जो कि कब एग्जिस्टेंस में आती है, जब एक ऑब्जेक्ट जो है एक्चुअली मूव करता है दूसरे ओवर द सरफेस ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट, जिससे कि आपको यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया गया है। तो आपके पास फॉर्मूला तो वही रहेगा, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बन जाएगा। अब यहाँ पे जो ये काइनेटिक फ्रिक्शन है इसके 2 टाइप हैं, कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है और यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन होता है। और जो आपका रोलिंग फ्रिक्शन होता है ये लेस देन होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, ये आपने बात याद रखनी है। तो इट मीन्स बॉडी को रोल करना जो है वो बहुत ज्यादा इजी होता है स्लाइड करने से, इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो क्या है, हमेशा लेस देन रहता है किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। उसके बाद है मोशन ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, मतलब यहाँ पे अब प्लेन की अगर किसकी बात करूं तो यहाँ पर आपको किस किस तरीके से फोर्स जो है आपने कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले आपने याद रखना है कि जब इंक्लाइंड प्लेन की बात होगी तो ये वाली पिक्चर आपने सबसे पहले माइंड में रखनी है। एंगल थीटा बनेगा, यहाँ पर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, आप जो भी फोर्सेस हैं सबसे पहले उनको काउंट कर लो। मैंने कहा था कि सबसे पहले फोर्स जो है वो क्या लगती है किसी भी बॉडी के ऊपर, उसका वेट, तो वेट हमने लिख लिया mg, ठीक है। अब नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की तरफ लगता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। और यहाँ पे जो इस तरीके का एंगल, अब यहाँ पे जो एंगल है थीटा, कोई भी कंपोनेंट, जब कोई भी आपका एंगल जो है थीटा जिस किसी भी कंपोनेंट के साथ बनता है तो वो कंपोनेंट क्या कहलाता है, आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या बन जाएगा आपके पास, mg थीटा। अब ये यहाँ पे बॉडी रखी गई तो इंक्लाइन प्लेन है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये कहाँ जाएगी, एक्सलेट होकर नीचे की तरफ ही जाएगी, जब तक आपने इसको ऊपर की तरफ कोई फोर्स प्रोवाइड नहीं करी है, ठीक है। तो ये पिक्चर सबसे पहले माइंड में रख लेना। अब जो जो भी टर्म्स हैं, अगर आपने नॉर्मल डायरेक्शन निकालना है
तो बेटा आप इस तरीके से निकाल लो mg cos ऑफ थीटा, क्योंकि r जो है किसको बैलेंस कर रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसको थोड़ा सा रब भी करती हूँ, ठीक है, देखते चलो जरा। r इस तरफ है नॉर्मल डायरेक्शन और इसके अपोजिट कौन सी फोर्स है, तो r हम mg लिखते थे, लेकिन अब थीटा के टर्म में है तो cos ऑफ थीटा आ जाएगा। अब नेट फोर्स जो एक्टिंग डाउनवर्ड, ये वाली फोर्स जो है दूसरी तरफ लग रही है, तो F कौन सा है आपके पास, mg साइन ऑफ थीटा, कौन सा, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। और अगर ये आपके पास बॉडी है और ये आपके पास इंक्लाइन सरफेस है, तो दोनों के बीच में अगर फोर्स इस डायरेक्शन में जा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स बेटा दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, दैट इज माइनस ऑफ F कर दो आप। ठीक है, तो ये आपने फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड इस तरीके से याद रखना है, और आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। उसके बाद है कि आपने एक्सलेशन, थर्ड टर्म जो है, अगर आपने एक्सलेशन आपसे पूछा गया तो एक्सलेशन आपने किस तरीके से निकालना है, दैट इज जी, ठीक है, साइन ऑफ थीटा माइनस म्यू कॉस ऑफ थीटा, जो कि आप इन दोनों टर्म से भी निकालकर बहुत इजीली देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है बात जो आपने याद रखनी है वो क्या है, कि जब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, ठीक है, ऑफ द प्लेन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल जो लेस देन है एंगल ऑफ रिपोज की, तो यहाँ पर मिनिमम फोर्स आपको चाहिए होती है टू मूव द बॉडी अप द इंक्लाइंड प्लेन, और दूसरी मिनिमम फोर्स चाहिए होती है कि आपने पुश करना है बॉडी को, ठीक है, डाउन टू द इंक्लाइंड प्लेन। तो देखो, जब आपके पास आप उस बॉडी को कहाँ लेके जाओगे, ऊपर लेके जाओगे, तो फोर्स आपको ज्यादा लगानी पड़ती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखो प्लस का साइन आया है। उसके बाद जो है अगर आपने नीचे की तरफ लेके आना है तो आपको फोर्स जो है कम है, तो यहाँ पे फोर्स जो है बेटा क्या लग रही है, ज्यादा लग रही है, और ये आपने किया भी होगा यहाँ पे लेस। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि आपने बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। उसके बाद है, यहाँ से भी क्वेश्चन के बाद देखने को मिलते हैं कि मोशन ऑफ बॉडी जो है अगर कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में अगर बॉडीज आपके पास आ जाती हैं तो आपको पता है कि हमें वहां पे क्या निकालना पड़ता है, कांटेक्ट फोर्सेस निकालनी पड़ती हैं। ठीक है, कांटेक्ट फोर्सेस जो है, अब देखो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स है, अगर बॉडी इस तरफ जा रही है आपके पास, दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्सेस आपने कितनी मान ली, यहाँ पे F डैश मान ली। एक्सलेशन तो आप सभी जानते हैं ना कि फोर्स विच इज इक्वल टू m है, तो यहाँ पे फोर्स तो आपके पास जो आप लगा रहे हो वो एक ही बार लेगाओगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो दोनों को क्या कर दो, सम कर दो। अब कांटेक्ट फोर्स किस तरीके से निकालोगे आप, पहले देखो, अगर m1 के ऊपर लग रही है तो यहाँ पे m1 वाला मास कंसीडर करो, m1, और एक्सलेशन कौन सा है, जो कॉमन एक्सलेशन है। सिमिलर मैनर में जो कांटेक्ट फोर्स है वो अगर आप m2 के ऊपर निकालना चाहते हो तो m2 मास को कंसीडर करो, एक्सलेशन तो बेटा यहाँ पे क्या है, कॉमन ही है। अगर थ्री बॉडीज इन कॉन्टेक्ट में, तब भी आपके पास सेम ही कंडीशन हो जाएगी, बस आपने ये वाला, अगर टू बॉडीज का अगर आपको याद है तो आप थ्री बॉडीज का भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। उसके बाद क्या है, थर्ड कंडीशन क्या है, कि मोशन ऑफ द टू बॉडीज वन रेस्टिंग ऑन द अदर, मतलब अगर दो बॉडीज जो है, एक अगर नीचे है और दूसरी बॉडी उसके ऊपर रेस्ट कर रही है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है दोनों के बीच में कितना आया, मतलब यहाँ पे कितना लिखा मैंने यहाँ पे, दैट इज म्यू। अगर कोई फोर्स जो है आपने अप्लाई कर दी यहाँ पे, ये दिस इज द अप्लाइड फोर्स, किस वाली बॉडी के ऊपर, जो कि लोअर बॉडी है, बेटा इसको मैं लोअर बॉडी लिख देती हूँ, और बेटा ये हायर बॉडी, ठीक है, लोअर बॉडी के ऊपर अप्लाई, तो आपको पता है कि अगर ये वाली बॉडी जो है इसके ऊपर रेस्ट करी तो ये भी क्या करेगी, इसका में भी हमें क्या देखने को मिलेगा, एक्सलेशन देखने को मिलेगा। तो एक्सलेशन तो बेटा कॉमन ही आएगा, ठीक है, एफ, और दोनों बॉडीज का जो भी आपको मास यहाँ पे दिया गया, इसका मास बेटा m है, कैपिटल M, इसका क्या है, स्मॉल m। अब यहाँ पे सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है, मतलब कि आपने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है फोर्स लगाई, लेकिन दूसरे ऊपर के दूसरे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रही है, ये किसके इफेक्ट में है, इसके इफेक्ट में है, तो ये भी साथ साथ मूव करना शुरू कर दिया, तो इट मींस हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, सूडो फोर्स देखने को मिलेगी, ठीक है, जो कि हम इसी के यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद क्या है कि F जो है यानी फ्रिक्शन फोर्स जो है, म्यू एन लिख लो या म्यू आर लिख लो, एक ही बात है। तो अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमें यहाँ पे लेकर आनी है तो इट मींस आपके पास जो फोर्स है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्विवेलेंट टू आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स, ये बेटा क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। तो मास के साथ मास आप कैंसिल कर दो तो आपके पास ये वाली कंडीशन जो है बड़ी आसानी से आपको देखने को मिल जाती है। अब नेक्स्ट देखो, अगर फ्रिक्शन जो है वो प्रेजेंट है किस किस के बीच में, ग्राउंड सरफेस के बीच में एंड बॉडी के बीच में, अगर ऐसी कंडीशन है, ठीक है, मतलब ये फोर्स तो आपने अप्लाई करी है और ये है, ठीक है, तो ये सारी कंडीशन आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे अगर आप फोर्स अगर कैलकुलेट करने को पूछा जाए आपको तो आप किस तरीके से निकालोगे, ये फोर्स जो कि आप अप्लाई कर रहे हो और दूसरी आपके पास जो फ्रिक्शन फोर्स जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट टू F माइनस म्यू mg, जो कि आपने क्या यहाँ पे टर्म को यहाँ पे क्या कर लेना है,
पुट अप कर देना है। लेकिन इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो क्या रहते हैं बेटा, जेई मेंस में पूछे जाते हैं। नीट का ये लेवल जो है बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पे कंडीशंस पूछी जाती हैं, या तो ये कंडीशन पूछी जाएगी, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है आप इस तरीके से निकालोगे, ठीक है, कि एक्सप्रेशन जो है हम किस तरीके से निकालते हैं। और यहाँ पर ये वाली जो कंडीशंस है ना, इनको आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है, कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए कौन से टाइप का यहाँ पे कंडीशन आती है, ठीक है। और इस तरीके से एक्सप्रेशन, इतनी लंबी कैलकुलेशन जो है वो नीट के एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी नहीं आती है। अब अगर आपने बोला कि मोशन ऑफ बॉडी जो है कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, अब देखो जब कनेक्टेड कर दिया आपने स्ट्रिंग के साथ, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलती है, टेंशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ऑलरेडी यहाँ पर बनाई गई है। एक्सेलेरेशन जो है आपको एक एक्सेलेरेशन काउंट करने के लिए पूछा जा सकता है, दूसरा आपसे क्या पूछा जा सकता है कि आपने क्या निकालनी है, टेंशन निकालनी है। अगर देखो यहाँ पे टेंशन T1 निकालो, T2 निकालो, T3 निकालो, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपके पास क्या है, यहाँ पे फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अगर देखो मैं T1 की बात करती हूँ, तो T1 टेंशन जो है बेटा यहाँ पे लग रही है, ठीक है, जो कि किसको बैलेंस कर रही है, आपकी नॉर्मल फोर्स को बैलेंस कर रही है। अगर T2 की अगर मैं बात करूँ, तो T2 जो टेंशन है वो किस किस के बीच में लग रही है आपके पास, आप देखो जरा, आपके पास ये जो T2 फोर्स है एक इस तरफ जा रही है, ठीक है, ये मास किसके बीच में है, M3, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, ज्यादा कुछ यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा जेई लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। उसका पुली मास प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखो, जो पुली जो है, यहाँ पे जब कभी भी पुली वाले केसेस देखने को मिले, तो आप ये देखो कि बॉडी जो है वो किस तरफ क्या हो रही है, एक्सलेट हो रही है। मास m2 ये है और ये बॉडी जो है इस तरफ आ रही है, इट मींस इस तरीके से घूम कर आएगी। जब एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में हो देखने को मिल रहा है आपको, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला कि जब अनइक्वल मासेस हैं तभी तो बॉडी क्या करेगी, एक्सलेट करेगी। अगर इक्वल मासेस है तब तो वहां पे हमें स्टैटिक पोजीशन ही देखने को मिलेगी, कोई भी मास जो है वो मूव हमें करता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर अनइक्वल मासेस हैं यहाँ पे पुली में अगर आपने लगाए हैं, तो यहाँ पर देखो टेंशन किस तरीके से निकल कर आएगी। सबसे ज्यादा वाली फोर्स कौन सी वाली है, ये वाली फोर्स जो है वो ज्यादा है, तभी तो इस तरफ वो खींच रही है। तो यहाँ पे M1G निचली वाली फोर्स ज्यादा है, और माइनस किसको करेंगे, दैट इज UT, यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरी जो फोर्स है, अब देखो यहाँ पे जो फोर्स इस तरफ लग रही है, ज्यादा तो इस तरफ है ना, जाना तो इस तरफ है, तो ऊपर वाली फोर्स जो है ज्यादा है, तो T माइनस क्या है, M2G विच इज इक्वल टू M2A। तो हमें ये वाली कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब हमने एक्सलेशन निकालना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और यहाँ से हमें क्या देखने को मिल जाएगा, एक्सलेशन देखने को मिल जाएगा। अगर हमने टेंशन निकालनी है, टेंशन निकालने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, बेसिकली फोर्स निकालेंगे, ठीक है। तो टेंशन क्या है, जितने भी मासेस हैं, कितने मासेस हैं, दो मासेस हैं, एक M1 मास है और एक M2 मास है। 2m1 m2 डिवाइडेड बाय क्या, M1 प्लस M2, और यहाँ पे आपके पास G, ठीक है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है, कि जब इस तरीके की कंडीशन आपको देखने को मिलती है, ठीक है, कि आपके पास ये मास m1 है। अब देखो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन आपको देखने को मिल रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको अगर फ्री बॉडी डायग्राम भी बनानी हो, तो बेटा किस तरीके से बनेगी, निचली वाली फोर्स बेटा ज्यादा है, इट मींस M1G माइनस T विच इज इक्वल टू M1A देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये क्या देखें, T माइनस M2G विच इज इक्वल टू M2 और A, इस तरीके से देख रहे हो। उसके बाद एक्सेलेरेशन बेटा कॉमन आप निकालो, टेंशन निकालो, आपका जो है काम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना है कि आपके पास फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, बॉडी एक्सलेट किस तरफ को हो रही है, बस आपने फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो अपने माइंड में रखनी है। थर्ड कंडीशन बेटा ये देखो, आपके पास रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इसी की आपको ये कंडीशन देखने को मिल रही है। एक्सेलेरेशन किस तरीके से निकालना है, टेंशन किस तरीके से निकालनी है, ये आप देख सकते हो। लेकिन इतना हाई लेवल का क्वेश्चन जो है आपको जो है नीट लेवल में बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। उसका ये फोर्थ कंडीशन है, ये भी आप देख लो, ठीक है, इस तरीके के। तो ये भी बेटा आपके पास जेई लेवल का ही क्वेश्चन है, ठीक है। पर मैंने यहाँ पे सारा चैप्टर इंक्लूड किया था कि अगर ऐसी ऐसी कंडीशंस हैं, ठीक है, तो नीट का लेवल जो है बेटा ऐसा नहीं है। लेकिन आप अगर चाहते हो तो यहाँ से ये कंडीशन जो है देख सकते हो, आपको फ्री बॉडी डायग्राम जो है बनाने वो आते हैं। उसके बाद एक्सेलेरेशन और टेंशन जो है वो इस तरीके से हम देते हैं। मोशन ऑफ अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, अब इतना जो है ये भी आपके नीट लेवल के पर्सपेक्टिव से ये जो है वो आपको क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये जस्ट ऐसे ही था कि आप लोगों को एक थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया मिल जाए कि हाँ इस चैप्टर में से आपने याद क्या क्या रखना है, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम्स आपको बनाने आती हैं, बस आपने यहाँ पे क्या याद रखना है कि जो आपके केसेस ये दिए गए हैं, अलग अलग केसेस, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि आपका पहला केस ये था, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम्स अगर आपको बनानी आती है तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है बहुत इजीली सॉल्व कर। दूसरी कंडीशन ये आ सकती है, थर्ड कंडीशन आपको कुछ इस तरीके की आ सकती है,
ठीक है। अब मासेज जो है वो जरूरी नहीं आपको इतने ज्यादा दिए गए हों, ठीक है। उसके बाद कंडीशन एक ही वाली कंडीशन आ सकती है कि अगर आपको ऐसे निकालने को पूछा जाए तो आप किस तरीके से निकालोगे कंडीशन की, आपने यहाँ पे एक्सलेशन निकालना है, टेंशन निकालनी है, ठीक है। और देखना है कि बॉडी जो है वो किस डायरेक्शन में क्या हो रही है, आपकी एक्सेलेट हो रही है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इक्वेशन नंबर 2 दे दो, दोनों को सॉल्व करो, तो यहाँ पे हमें कॉमन एक्सलेशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इन सब चीजों को हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये आप ऑलरेडी जो है पूरे साल में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़ा है आप लोगों ने तो फिर वो आपकी गलती है, क्योंकि इस टाइम पे इतना ज्यादा आप पढ़ोगे तो आपको वो याद भी नहीं रहेगा। तो जितना भी आपने पढ़ा है उसको क्या करो, रिवाइज करते चलो, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो जहाँ पर हमने लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के बारे में बात करी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक नया चैप्टर इंक्लूड करेंगे, वन शॉट रिवीजन ही रहेगा वो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।